देखिए, हम लोग सीजीपीएससी के लिए अभी क्रैश कोर्स आज ही से प्रारंभ किए हैं, जिसमें आप लोग को मॉर्निंग में छत्तीसगढ़ की क्लासेस पढ़ाई गई है। और अब हम लोग ये देखेंगे कि नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं और क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगामी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरीके से प्रश्नों को डील करना है ताकि आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ सके। इसी उद्देश्य पर हम लोग काम करने वाले हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं, सिलेबस में हम लोग बात करते हैं कि अगर सीजीपीएससी के लिए जो हम लोग क्रैश कोर्स है, जिसमें हम लोग जनरल स्टडीज की क्लास जो है वो हम लोग करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की क्लासेस हो चुकी है ना। अब जो है इंडियन जीएस की बारी रहेगी। इस इंडियन जीएस वाले टॉपिक में अगर हम लोग देखते हैं तो हमको आपका भारत का इतिहास पढ़ना होगा, भारत का संविधान पढ़ना होगा, भारत का भूगोल पढ़ना होगा, आया बात समझ में, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है। तो ये सब हमको पढ़ना होता है। हम लोग इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पहले जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसमें हम लोग साइंस और आपका एनवायरनमेंट और करेंट अफेयर, ये तीनों टॉपिक को मैं डील करने वाला हूं। लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज्यादा जो संभावनाएं होती है क्वेश्चन पूछने का, तो एक एनवायरनमेंट पर्यावरण से पूछे जाते हैं, और दूसरा करेंट अफेयर से पूछा जाता है, और तीसरा साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर प्रायोरिटी बेसिस पर पढ़ते हैं तो पहले एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, फिर हम लोग करेंट अफेयर की भी क्लासेस को लेकर के बीच बीच में मैं आपके सामने आऊंगा, जिससे आपको एक मनोबल भी बढ़ता जाएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको अच्छे से पता चल पाएगा। तो आज हम लोग बिना लेट किए सीधा एनवायरनमेंट की क्लास प्रारंभ करते हैं। पर्यावरण हम पढ़ना चालू करेंगे। इस पर्यावरण में हमको आपका दो टॉपिक ज्यादातर पढ़ना होता है। ठीक, एक अपने को पढ़ना होगा आपका पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होगा, जिसे हम प्रदूषण कहते हैं, और दूसरा हमको पढ़ना है आपका बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना होगा। बायोडाइवर्सिटी जिसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं। ये अपने को सभी चीजों को पढ़ना है। और इसके अलावा कभी कभी आपको इकोलॉजी सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है, पारिस्थितिकी से भी बढ़ जाता है। जैसे भविष्य में आपको याद रखना है आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको मैं आपको बताता हूं प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपका छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में लगभग 2016 में 10% का नियम को पूछा गया था, 10% लॉ को पूछा गया है। आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जिसको हम लोग बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं, ये बार बार सीजीपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर में भी पूछा है। तो ये सब टॉपिक को पढ़ना होता है पर्यावरण में। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन को सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं, प्रदूषण को सबसे पहले आपको पढ़ाता हूं, ध्यान से समझिएगा। पॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं पॉल्यूशन में, तो अपने को प्रदूषण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होगा ये महत्वपूर्ण है। तो प्रदूषण में अपने को पहला एक आपको एयर पॉल्यूशन पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरा अपने को एक पढ़ना है आपका नॉइस पॉल्यूशन पढ़ना है, नॉइस पॉल्यूशन जिसे हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तीसरा आपको वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है, वाटर पॉल्यूशन जिसको हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। और चौथा टॉपिक अपने को पढ़ना है वो है आपका न्यूक्लियर पॉल्यूशन पढ़ना है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन जिसे हम नाभिकीय प्रदूषण कहते हैं। अब खास बात यह है कि जो एयर पॉल्यूशन है, इस एयर पॉल्यूशन में हमको सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे वायु प्रदूषण से आपका जो गैस, जैसे ऐसे गैसें जो या ऐसे गैसों की सांद्रता जो वायु की गुणवत्ता में कमी लाती है, आया बात समझ में, या हास्य उत्पन्न करता है, उसको हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे गैसें प्रदूषक या पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, उन गैसों के बारे में अपने को स्टडी करना है। दूसरा, जैसे इसी में अपने को ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। इसी में हमको एसिड रेन के बारे में पढ़ना है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक अपने को पढ़ना पड़ेगा।
तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम एयर पॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, वायु प्रदूषण। ये हमारे प्रदूषण के 4 टॉपिक होंगे जिसको हम कवर करेंगे, तब हमारा पॉल्यूशन टॉपिक मजबूत होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एयर पॉल्यूशन को लेकर के। एयर पॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं वायु प्रदूषण, ठीक, वायु प्रदूषण, तो सबसे पहला चीजों को अगर हम देखते हैं वायु प्रदूषण में, ये जो वायु है, वायु का मतलब क्या होता है? तो वायु क्या चीज है? तो वायु एक मिश्रण है, याद रखिएगा। और ये किसका मिश्रण है? तो वायु जो है वो मिश्रण है किसका? गैसों का। तो याद रखिएगा, गैसों के मिश्रण को ही, मिक्सचर ऑफ गैसियस को ही हम लोग एयर कहते हैं, जिसमें अगर हम सर्वाधिक मात्रा में देखेंगे, अगर क्रमबद्ध तरीके से आपको पूछा जाए तो वायुमंडल में गैसों का अगर मिक्सचर है तो उसमें कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होता है 78%, 78.09% होता है। दूसरा ऑक्सीजन जो होता है वो 20.95% होता है। तीसरा आर्गन जो होता है वो 0.93% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03% होता है। तो रही बात, तो ध्यान रखिएगा कि वायु क्या चीज है? तो वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है, और ये वायु कहां विद्यमान होती है? तो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। इस एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग गैसों की सांद्रता को, कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस को अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस दिखाई देता है, जिसमें 78% नाइट्रोजन होगा, 20%, लगभग 21 है, 20.95 एक्यूरेट डेटा है, ये ऑक्सीजन की मात्रा होगी, 0.93 आर्गन है, और 0.03 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में गैस कौन, तो आंसर लगाना नाइट्रोजन। ठीक, अब इन गैसों के अलावा, ये तो एक आइडियल कंडीशन में बताया गया, इन गैसों के अलावा ऐसे गैसें शामिल हो जाए जो अनवांटेड गैस हैं, अवांछनीय गैस हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, आया नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे गैसें जो वायुमंडल में शामिल होकर के, आया बात समझ में, इनके रेशियो में चेंजेस उत्पन्न करें या वायु की गुणवत्ता में कमी लेकर के आए, तब हम उसको एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण कहते हैं। तो कौन वायु प्रदूषण करता है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यहां तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है? 0.03, लेकिन अगर इससे मात्रा बढ़ जाती है तो वायु प्रदूषण होना चालू होगा, ग्लोबल वार्मिंग की घटना होगी, ग्रीन हाउस प्रभाव की मात्रा होने लगेगा। तो ये सब घटना होती है अगर इसके परसेंटेज में चेंजेस हो, या ऐसे अनवांटेड गैस जो शामिल होकर के इनकी क्वालिटी को, इनकी गुणवत्ता को कम कर दे, तब हम उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। तो ये गैसें जो है वो आप क्या कर रहे हैं? वायु को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। कौन कौन गैसें? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये कहलाएगा, एक कहलाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आया बात समझ में? क्लियर है? तो ये गैसें वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। जो वायु को प्रदूषित करते हैं उसे हम लोग प्रदूषक कहते हैं, प्रदूषक, या हम उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो ये पॉल्यूटेंट है। कौन पॉल्यूटेंट है? ये जितने चारों नाम लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये वायु की गुणवत्ता में आपका क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं, या वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, इसलिए ये प्रदूषक कहलाएंगे। जो प्रदूषण फैलाता है वो प्रदूषक कहलाता है। ये गैसें ऐसे हैं जो जैसे ही एमिशन होगा, जैसे ही उत्सर्जन होगा, वो जाकर के पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे डायरेक्टली। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही निकला वैसे ही जाकर के पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। ऐसे गैसें जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को इफेक्ट करें, पर्यावरण को प्रभावित करें, ऐसे को हम लोग प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कौन प्राथमिक प्रदूषक है या कौन नहीं है, तो ध्यान रखना ये चारों का नाम रट करके रखना है। ये चारों प्राथमिक प्रदूषक हैं। कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और
नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक हैं। याद रखिएगा, प्रदूषक कितने प्रकार के, पहला चीज ये प्रदूषक किसे कहते हैं, तो जो प्रदूषण फैलाए वो प्रदूषक हो कहलाएगा। अब जो वायु प्रदूषण करे वो वायु प्रदूषक कहलाता है। तो वायु प्रदूषक कितने प्रकार के, वायु प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक वायु प्रदूषक और दूसरा द्वितीयक वायु प्रदूषक। प्राथमिक को हम लोग प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट और द्वितीयक को हम सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। प्राथमिक वाला जो होगा वो पर्यावरण को सीधे प्रभावित करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो मैंने पिछले पेज में लिखा है वही प्राथमिक होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। द्वितीयक प्रदूषक कौन होता है, द्वितीयक प्रदूषक वह प्रदूषक होगा जो पर्यावरण को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, पहले वो प्राथमिक प्रदूषक से क्रिया करता है, उसके बाद इसका निर्माण होता है। द्वितीयक प्रदूषक डायरेक्ट अस्तित्व में नहीं आएंगे, ये डायरेक्ट पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते, इनका निर्माण प्राथमिक प्रदूषक से क्रिया करने के बाद बनता है। जैसे इसमें कौन कौन आते हैं, तो एक आता है PAN, जिसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहा जाएगा। दूसरा और कौन आएगा, तो और आएगा स्मॉग, स्मॉग आएगा। और तीसरा कौन आएगा, एसिड रेन आएगा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। कभी पूछेगा अम्लीय वर्षा कैसा प्रदूषक, तो अम्लीय वर्षा द्वितीयक प्रदूषक। चौथा आएगा ओजोन, बैड ओजोन, आया बात समझ में क्लियर है, ओजोन, बुरा ओजोन जो क्षोभ मंडल वाला है। और एक आपको याद रखना है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैसे याद करोगे, बहुत इजी है, ये चारों को बस याद रखो, ये चारों बस प्राथमिक है, इनके अलावा जो आया वो द्वितीयक है। आया बात समझ में क्लियर है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या चीज था बेटा, ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, और उधर क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऐसे याद रखना, अगर तीन O के नीचे, ऑक्सीजन के नीचे अगर 3 वाला कुछ भी आया उसको द्वितीयक में डालना है, सिंगल डबल वाला आया इधर डालना है, 3 वाला आया इधर डालना है। बोलो समझ आया क्या, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण में हमको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ये हमने 4 टॉपिक लिखा। फिर हमने एयर पॉल्यूशन चालू किया। एयर पॉल्यूशन में एयर क्या चीज है, तो एयर मिक्सचर ऑफ गैसियस है। एयर कहां पाया जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा। वहां गैसों का परसेंटेज का अनुपात क्या है पूछेगा, तो रेशियो परसेंटेज पूछेगा, तो इस आधार पर है बताना है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन 0.93 है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। फिर ये पता चला, फिर बताएंगे कि भैया हाँ कि वायुमंडल में वायु को क्या किया जा रहा है, वायु क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो किन के कारण प्रदूषित हो रहा है, तो ये सब गैसों के कारण हो रहे हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है, तो जो प्रदूषण फैलाएगा वो प्रदूषक कहलाएगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक कहलाएगा। लेकिन वो कैसा वायु प्रदूषक है, अब ये मैटर उठता है। तो याद रखना, वायु प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ऐसे गैसें या ऐसे वायु प्रदूषक जो पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली प्रभावित करते हो उसे प्राथमिक वायु प्रदूषक कहते हैं। और द्वितीयक वायु प्रदूषक वह प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से क्रिया करने के बाद पर्यावरण को प्रभावित करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। जैसे ये पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, तो PAN डायरेक्ट नहीं बनेगा बेटा, PN डायरेक्ट नहीं बनेगा। ये PN कैसे बना, अगर वायुमंडल में क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन जो है वो आपका प्राथमिक प्रदूषक के रूप में कौन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से विक्रिया करता है, तब पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है, PN बनता है। तो PAN डायरेक्ट नहीं आया, PAN जब वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन प्राथमिक प्रदूषक से नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्रिया करेगा, तो वही तो बोल रहे हैं, द्वितीयक प्रदूषक जो है वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, डायरेक्ट प्रभावित नहीं करेगा, वो प्राथमिक प्रदूषक के सहयोग से ही बनता है।
तो उसे हम लोग द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। पीएन हो गया। स्मॉग हो गया, स्मॉग। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, अगर क्वेश्चन पूछेगा पीएन का पूरा नाम क्या है पूछेगा, तो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कौन प्राथमिक है और कौन द्वितीयक है ये पूछेगा। ये चार्ट को याद करना है। प्राथमिक को याद करो, जो आया वो द्वितीयक रहेगा, याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब प्राथमिक है। इसके अलावा ये सब द्वितीयक है। अब स्मॉग आएगा, तो स्मॉग कैसे बनता है अगर क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना, जब PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ, ओजोन के साथ, ये तीनों के तीनों सनलाइट के प्रेजेंस में जब अभिक्रिया करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में बेटा, तब हम बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है, याद रखिएगा। इसी फोटोकेमिकल स्मॉग को लॉस एंजिलस स्मॉग भी कहते हैं, लॉस एंजिलस स्मॉग भी कहते हैं, याद रखना है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, तो याद रखना फोटोकेमिकल स्मॉग किससे किससे मिलकर के बनता है, तो PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ओजोन तीनों अभिक्रिया करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में। इसीलिए सनलाइट के कारण ही तो नाम पड़ेगा फोटो, आपस में क्रिया कर रहे हैं इसलिए केमिकल, और एक धुंध का निर्माण करेंगे, स्मॉग का निर्माण करेंगे, इसलिए नाम पड़ेगा फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग कैसा आपका है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग डायरेक्ट आया क्या, नहीं, जब तक नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं हुआ तब तक ये बना नहीं। इसीलिए फोटोकेमिकल स्मॉग नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अभिक्रिया करने के बाद बनता है, इसलिए स्मॉग को हम लोग सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट मानते हैं। एसिड रेन, ध्यान देना बेटा, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ये तो सल्फर ट्राइऑक्साइड डायरेक्ट नहीं बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के सहयोग से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होगा वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। अब ये SO3 जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है, वायुमंडल में SO2 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, दोनों अभिक्रिया किए SO3 बना लिए। अब जब जब पानी गिरा बादल से, तब तब वो पानी SO3 से अभिक्रिया किया और वो बना लिया बेटा H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और यही सल्फ्यूरिक एसिड वर्षा के रूप में गिरने लगा, और इसी अम्ल के रूप में वर्षा होना ही अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहलाता है। तो एसिड रेन डायरेक्ट गिर पाया क्या, या डायरेक्ट बना क्या, नहीं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता तो सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बनता, और अगर ये नहीं होता सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही नहीं बनता। इसीलिए अम्लीय वर्षा किसके सहयोग से बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के सहयोग से बन रहा है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के सहयोग से बनता है। यदि नाइट्रोजन के सहयोग से बनेगा तो वो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड के सहयोग से बनेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ये बातों को ध्यान रखना है। इसलिए एसिड रेन कैसा है, एसिड रेन जो है वो क्या है आपका, याद रखना, वह द्वितीयक प्रदूषक है। आया बात समझ में, क्लियर है। एसिड रेन के बारे में आपको पढ़ा देता हूं बेटा, ध्यान रखिएगा। एसिड रेन क्या चीज है, तो एसिड रेन जो है वह द्वितीयक प्रदूषक है, याद रखना है। एसिड रेन के खोजकर्ता रॉबर्ट स्मिथ है, याद रखिएगा, रॉबर्ट स्मिथ, और इसका पीएच मान 5.5 से अगर कम हो तब यह प्रभावी दिखता है। क्लियर है। रॉबर्ट स्मिथ एसिड रेन अम्लीय वर्षा के खोज करता है। 2 अम्ल होंगे बेटा, एक अम्ल के रूप में जो अम्लीय वर्षा के रूप में, अम्लीय वर्षा के रूप में जो अम्ल गिरते हैं उनका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल होगा। सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो होते हैं ये दोनों अम्लीय वर्षा के रूप में होता है। CGPSC 2020 का पूछा गया क्वेश्चन था। इसके अलावा बेटा अगर सल्फ्यूरिक अम्ल
के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वो सल्फर डाई ऑक्साइड, और नाइट्रिक अम्ल के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। तो अम्लीय वर्षा में कौन कौन से दो अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसमें भी ज्यादा प्रभावी जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्लीय वर्षा का अगर दोनों ऑप्शन में हो और एक ऑप्शन, एक विकल्प को आंसर लगाना है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को आंसर लगाएंगे, मतलब यह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक, इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा फास्ट होती है, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। इसीलिए ये अम्लीय वर्षा का प्राइमरी कंपोनेंट, प्राथमिक कारक कहलाता है। ठीक, ये सेकेंडरी कंपोनेंट है। तो उसी प्रकार अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस पूछेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये प्रभावी है। तो ये प्रभावी किसके कारण हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर प्रभावी गैस पूछेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पहला रैंक किसको देना है, दूसरा रैंक किसको देना है, लेकिन यही दोनों अम्लीय वर्षा होंगे, ये बातों को याद रखना है। इसी सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर के और एक बात बताता हूं बेटा, ध्यान रखिएगा। मथुरा के जो तेल कारखाने थे, तेल कारखाने, इस तेल कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, जिसके कारण आस पास के एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड का एक बड़ा लेयर बनने लगा, और उस बड़े लेयर से जब भी आपका वर्षा होने लगता था तो सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में रूपांतरित होता था, और इस प्रकार वहां के आसपास के स्मारक जो थे उनको यह प्रभावित कर रहा था, ताजमहल में पीलापन का कारण बनने लगा था। इसलिए डिसाइड किया गया कि भैया कि हमारे वो संरक्षित स्मारक को ध्यान में रखते हुए मथुरा के तेल कारखाने पर प्रतिबंध या बैन लगाया गया। इसलिए बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि मथुरा के तेल कारखाने से कौन सी गैस निकलती थी, तो सल्फर डाई ऑक्साइड गैस निकलता था। इस बातों को ध्यान रखना है, खास बात याद रखिएगा। दूसरा चीज याद रखना है बेटा कि यही सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग बड़े बड़े चट्टानों को क्रैक करने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड को बड़े बड़े चट्टानों को क्रैक करता है। कैसे करेगा कि बड़े बड़े रॉक्स या चट्टान में सल्फर डाइऑक्साइड का छिड़काव करते हैं, उस चट्टान में नमी मौजूद होता है, और वो नमी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से विक्रिया करेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट होगा। फिर धीरे धीरे अम्ल के कारण वहां संक्षारण होगा, कोरोजन होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि चट्टान बीच से दो भाग में क्रैक हो जाता है। बड़े बड़े चट्टानों को क्रैक करने के लिए प्रयोग करता है, इसलिए इसको हम क्रैकिंग गैस कहते हैं, याद रखिएगा, क्रैकिंग गैस। क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है, तो क्रैकिंग गैस कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, क्रैकिंग गैस। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा समझ में आया। अम्लीय वर्षा एक द्वितीयक प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा का खोजकर्ता कौन है, सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट स्मिथ ने दिया। ये एडीआई सीजीपीएससी एडीआई 2016 का क्वेश्चन था। ठीक, उसके बाद इसका अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम याद रखना है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन से दो अम्ल उत्तरदायी है, तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल उत्तरदायी है और नाइट्रिक अम्ल उत्तरदायी है। गैस के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्तरदायी हैं। आप PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, आपको समझ में आएगा। अब बात फास्ट लग रही होगी क्लासेस, इसलिए लगेगी क्योंकि नाम ही है क्रैश कोर्स के रूप में आपको उस चीजों को बताना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उपयोगी है, आयाबास और आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है, और आपको इसको पता होना जरूरी है। आयाबास में इसलिए थोड़ा सा फास्ट लगेगा भी लेक्चर, तो आपको बेटा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा इसमें। जब दोनों मिलकर के हम प्रयास करेंगे तब रिजल्ट में कहीं ना कहीं हम कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये था बेटा एसिड रेन के बारे में कौन कौन सा पढ़ाया। एक PAN पढ़ाया बेटा, दूसरा स्मॉग पढ़ाया बेटा, स्मॉग किससे बनेगा पूछेगा। ठीक, और तीसरा एसिड रेन पढ़ लिए बेटा, एसिड रेन पढ़ लिया। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमने पढ़ लिया, और ये तीनों कौन है आपका, द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है। ओजोन को पढ़ाऊंगा बेटा, अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं प्राथमिक प्रदूषक की ओर। प्राथमिक प्रदूषक हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन प्राथमिक प्रदूषक है, बताओ तो मुझे। तो प्राथमिक प्रदूषक में हम लोग किसको किसको देखे थे ये बताओ। तो हमने देखा था प्राथमिक प्रदूषक में 4 ठो देखे थे बेटा, है ना। कौन कौन से देखे थे ये बताओ। एक हमने देखा था कार्बन
मोनोऑक्साइड, दूसरा हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा देखा बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। तो पहला चीजों को हमने ध्यान दिया कि पहला था बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। इस कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग CO के नाम से जानते हैं, यह क्या चीज है? तो बेटा यह वाहनों से निकलती है, वाहनों से निकलने वाली गैसें, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा बेटा यह हीमोग्लोबिन से सबसे ज्यादा क्रियाशील होकर के ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। हमारे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वह हीमोग्लोबिन से ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ता है बेटा कि हीमोग्लोबिन को जितना ऑक्सीजन को ले जाना चाहिए उतना नहीं ले जा पाएगा, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। तो कौन सी गैसें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी को कम कर देता है पूछेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को बाधित करता है, कम कर देता है। याद रखिएगा यह हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक हाईली रिएक्टिव है, सर्वाधिक क्रियाशील है, लगभग ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना ज्यादा क्रियाशील है। इसके कारण ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, परिवहन क्षमता कम हो जाती है, परिवहन क्षमता कम होती है, और इस कारण इससे दम घुटने लगता है। इसीलिए इसे दम घुटने वाली गैसें भी कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, और इससे इंसान की मौत होने के कारण इसे सबसे विषाक्त गैस या जहरीली गैस कहा जाता है। सबसे टॉक्सिक या विषाक्त गैस कौन सा है पूछेगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद हम चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ओर। कार्बन अगर डाइऑक्साइड में हम चलते हैं, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में अगर हम चलते हैं, तो यदि CO2 की मात्रा ज्यादा होगी तो प्रदूषण तो फैलाएगा, लेकिन सबसे जो ज्यादा घातक होता है बेटा, यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक है, बढ़ाता है। कौन सी गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है? कार्बन डाइऑक्साइड आंसर लगाना है। पृथ्वी के तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग भी कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग में उत्तरदायी गैस पूछा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ही लगाना। और इस तरीके से पृथ्वी के तापमान का जो बढ़ने वाला है गैसों के कारण, तो उस प्रभाव को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड को आंसर लगाना है। आया बात समझ में? क्लियर है? इसके नियंत्रण के लिए एक प्रोटोकॉल लेकर के आया बेटा, जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, जो CO2 से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो था यह 1997 में आया, जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे किससे रिलेटेड है? इसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी के तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, और इस घटना को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मेन उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। यही CGPSC ACF 2020 का पूछा गया भी क्वेश्चन था कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सा है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद बेटा अगर हम चलते हैं और आगे बताता हूं, यहां बेटा सल्फर डाइऑक्साइड है और यहां नाइट्रोजन की ऑक्साइड है। अपने को पता है इन दोनों के कारण, यहां के कारण कौन सी गैस, इन दोनों के कारण तो सबसे पहले बेटा दोनों से कौन सा वर्षा होगा? एसिड रेन या अम्लीय वर्षा होगा। अम्लीय वर्षा होगा तो इधर कौन सा अम्लीय वर्षा होगा? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहां के कारण बेटा, तो यहां के कारण नाइट्रिक अम्ल होगा,
ठीक, इन दोनों में ज्यादा घातक कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसीलिए इसको अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारक बोलेंगे बेटा। ये पहला रैंक देंगे और इसको अम्लीय वर्षा का द्वितीय कारक बोलेंगे। क्वेश्चन पूछेगा अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल है, तो अम्लीय वर्षा में या तो ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा या तो नाइट्रिक रहेगा, और दोनों है तो दोनों को लगाना है। ठीक है, और गैस पूछेगा तो सल्फ्यूरिक किसके कारण हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। ये प्राथमिक है बेटा। अब बात ये करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव की बात चल रही थी, तो ग्रीन हाउस प्रभाव को हम पढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है बेटा? अगर वायुमंडल में इतने सारे गैसें हैं कि एक मोटा सा लेयर बना चुका है, जिससे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद इस मोटे लेयर को पार नहीं कर पाता, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है पृथ्वी का। और यही पृथ्वी का तापमान का जो बढ़ना होता है, इसे ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आया बात समझ में क्लियर है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहा जाता है? इस गैसों के डेंस लेयर घनीकरण के कारण तापमान का बढ़ना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। जिसमें प्रमुख गैस के रूप में देखते हैं बेटा, प्रमुख गैस के रूप में, तो प्रमुख गैस के रूप में एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आता है मीथेन, तीसरा आता है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर आता है बेटा PFC पर फ्लोरोकार्बन, फिर आता है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आया बात समझ में? फिर आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसके अलावा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फिर CFC हो गया, PFC हो गया, HFC हो गया। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में भी अगर हम देखेंगे तो बेटा N2O को पहली प्राथमिकता देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को SF6 हो गया, और एक और अगर हम देखेंगे बेटा तो जल वाष्प वाटर वेपर। जल वाष्प वाटर वेपर का मतलब क्या है? ये कैसे ग्रीन हाउस की तरह काम करेगा? जैसे बेटा अभी ठंड का समय चल रहा है और कभी बादली छाया होता है, तो हम उस दिन कहते हैं कि आज ठंड कम है, जैसे ही बादल हटेगा ठंड बढ़ जाएगा। ऐसे आप घर के बड़े बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है बेटा, जब बादल छाता है तो वही आपका जो जलवाष्प के रूप में एक लेयर बना देता है। बादल का छाना एक लेयर बना दिया, जिससे सूर्य की किरणें आ तो गया अंदर, लेकिन उस लेयर को पार नहीं कर पाया, जिसके कारण उस दिन तापमान अंदर का बढ़ गया, क्योंकि बाहर ही नहीं जा पा रहे, तो तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ा इसलिए उस दिन आपको ठंड का एहसास कम हुआ। इसलिए जलवाष्प भी जो है वह एक नेचुरल प्रोसेस है, इस बातों को ध्यान में रखना है। आया बात समझ में क्लियर है? तो मैं रिपीट करता हूं बेटा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। पहला तो सबसे पहले पढ़े बेटा हम लोग एयर पॉल्यूशन पढ़ रहे थे। एयर पॉल्यूशन पढ़े तो एयर पॉल्यूशन में मैंने बताया कि वायु प्रदूषण में गैसों का अनुपात निश्चित है, जिसमें नाइट्रोजन बताया बेटा 78%, ऑक्सीजन 20.95, इसको 78.09, आर्गन 0.93 बताया बेटा, फिर आपका CO2 0.03 बताया। फिर मैंने बताया कि वायुमंडल में वायु प्रदूषित होती है तो दो प्रकार के बांटा गया है, एक बताया बेटा प्राथमिक और दूसरा बताया आपका द्वितीयक। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है? तो प्राथमिक में बेटा मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रखा। ये गैसें वायुमंडल को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है बेटा पर्यावरण को।
और द्वितीयक प्रदूषक में मैंने बताया कौन कौन सा बताया, तो पहले बताया PAN, क्योंकि PAN का निर्माण डायरेक्ट नहीं होता। जब तक हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करेगा तब तक पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट नहीं बनेगा। तो ये चार में से किसी एक ऑप्शन को हटा देगा और PN को रख देगा और पूछेगा कि कौन द्वितीयक है या इनमें से कौन प्राथमिक नहीं है, ऐसा पूछेगा। आया बात समझ में। दूसरा याद रखना बेटा, स्मॉग। इस स्मॉग में भी दो प्रकार के स्मॉग होते हैं, लॉस एंजिलस और लंदन स्मॉग। लंदन स्मॉग में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होती है और लॉस एंजिलस स्मॉग को ही हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। फोटो का मतलब होता है सनलाइट की उपस्थिति में बनना। और कैसे बनेगा, जब PAN और ओजोन नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ सनलाइट में अभिक्रिया करेगा तब। तो ये बताया था बेटा स्मॉग। फिर तीसरा आपका बताया एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। तो हमने अम्लीय वर्षा के बारे में भी बताया कि रॉबर्ट स्मिथ इसके खोज करता है, pH मान 5.5 से कम होगा। प्रमुख रूप से अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होंगे। प्रमुख रूप से गैस के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होगा। एसिड रेन के बाद बेटा एक आपको ओजोन और एक आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड के रूप में मैंने बताया। फिर हमने प्राथमिक को पूरा डिटेल किया बेटा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वाहनों से निकलती है, यह हीमोग्लोबिन से सबसे ज्यादा क्रिया करता है, ऑक्सीजन की भी तुलना में 240 गुना ज्यादा क्रियाशील है। इसके कारण हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को ले जाने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है, जिससे ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता घट जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे दम घुटने लगता है। इसीलिए इसे दम घुटने वाली गैसें भी कहते हैं। आया बात समझ में किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हो रहा है सब, और इससे इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए इसे विषाक्त या जहरीली गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। फिर बेटा पढ़े हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह हमको पता है कि यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, और प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के रूप में यदि हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर में आता है बेटा। फिर आता है आपका दूसरे नंबर में मीथेन, और तीसरे नंबर में बेटा N2O, और चौथे नंबर में CFC आता है। ये CGPSC 2020 का पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक, CO2 जो है याद रखिएगा, फिर CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं, फिर N2O, फिर CFC आता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी वहां वहां तापमान बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और यह घटना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यह प्रक्रिया ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। आया बात समझ में क्लियर है। CGPSC 2024 का ही पूछा गया क्वेश्चन था कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऐसा पूछा गया था। तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है करके माना था, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है बेटा। आया बात समझ में क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर हमको ये देखना पड़ेगा बेटा कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कैसे नियंत्रित करें, तो इसके लिए एक बैठक आया जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और यह क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध पूछेगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को आया है बेटा, 11 दिसंबर 1997। इसका संबंध कौन सी गैस से है, तो CO2 गैस से है। यह किससे रिलेटेड है, तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव से, इफेक्ट से रिलेटेड है, ये बताना है। आया बात समझ में क्लियर है। याद रखना बेटा इसको। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ, 16 फरवरी 2005। 16 फरवरी 2005 को बेटा यह प्रभावी होता है। आया बात समझ में क्लियर है, याद रखना है। ठीक, तो इस तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल को याद रखिएगा। बाध्यकारी समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस से रिलेटेड है, CO2। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, तो 1997 में आया। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस प्रभाव से है। यह प्रभावी 2005 में हुआ। आया बात समझ में क्लियर है। तो वायु प्रदूषण में मैंने आपको वायु प्रदूषकों के बारे में पढ़ाया। दूसरा चीज अगर हम बात करते हैं बेटा
दूसरा चीज, इसी वायुमंडल में अपने को ओजोन के बारे में भी पढ़ना है। ओजोन के बारे में, ओजोन जो है, आया बात समझ में क्लियर है? तो देखो मैंने आपको प्राथमिक और द्वितीयक सब पढ़ा दिया बेटा। देखिए प्राथमिक में पूरा देखो, यह पूरा प्राथमिक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन दोनों के कारण अम्लीय वर्षा होगा। तो ये बताया बेटा अम्लीय वर्षा। पहले अब सेकेंडरी में पीएन, स्मॉग, एसिड रेन, ये ओजोन लिखा है तो अब ओजोन को पढ़ाने जा रहा हूं। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बना? तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। वही पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो ये सबको हमने पढ़ा। तो पीएन क्या है? तो पीएन का पूरा नाम पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, ये मैंने लिखा हुआ है, कभी क्वेश्चन पूछा तो। स्मॉग कैसे बनता है? तो ये तीनों के कारण स्मॉग बनता है। ठीक, एसिड रेन द्वितीय प्रदूषक है, खोज करता है रॉबर्ट स्मिथ। अम्लीय वर्षा में कौन कौन से दो अम्ल होंगे, दो गैस होंगे, ये हमने पढ़ा। तो द्वितीय प्रदूषक खत्म कर दिया था बेटा। प्राथमिक प्रदूषक में चारों को पढ़ना था, तो ये चारों था। ठीक, अब ग्रीन हाउस प्रभाव यहां पर लिखे थे बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से है। तो कौन कौन सी गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है? तो ये सभी गैसों का एक नाम लिखा बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। मीथेन को याद रखना बेटा, कभी क्वेश्चन पूछे तो मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। दूसरा, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है अगर पूछेगा तो मीथेन लगाना बेटा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख रूप से, सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं बेटा इसको, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आया बात समझ में क्लियर? तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव से रिलेटेड था। इसके बाद अगर हम चलते हैं एयर पॉल्यूशन में, तो ये टॉपिक हो गया बेटा प्राथमिक और द्वितीयक। अब क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए एक बैठक आया, 1997 में आया। यह CO2 से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट है, किससे रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल? तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बेटा। और क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ? तो 16 फरवरी 2005। अब बात आता है बेटा ओजोन के बारे में पढ़ना, वायु प्रदूषण में। तो ओजोन के बारे में पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा, ओजोन में, ओजोन जो है, ओजोन यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। CGPSC 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। कौन? आपका ओजोन। ठीक, अब यह ओजोन जो है समताप मंडल में जो पाया जा रहा है, तो खास बात यह कि ओजोन का बेटा कार्य क्या है? कार्य, तो कार्य, इनका कार्य पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना है, एब्जॉर्ब करना है। अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करना, यूवी रेस को एब्जॉर्ब करना है। देखिए बेटा मैं एकदम इसको बहुत डिटेल से पढ़ा सकता हूं, आया बात सुन, लेकिन हमको एग्जाम फाइट करना है, जिसके लिए क्या उपयोगी है मैं उतने ही तथ्यों को डील कर रहा हूं जितना आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। आया बात समझ में क्लियर है? आप नोट्स को पढ़िए, PYQ लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, टॉपिक देखिए, एयर पॉल्यूशन हुआ और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाना चालू कीजिए बेटा। आया बात समझ में क्लियर है? तो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? ओजोन। याद रखना है, ओजोन के लिए मापक जो यंत्र होता है, मापक यंत्र, इसको हम लोग डॉप्सन कहते हैं। ओजोन की मोटाई को जो मापने का यंत्र होता है, मोटाई को मापने के लिए जो मापक यंत्र होगा, इसको हम डॉप्सन कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, एक डॉप्सन यूनिट बराबर 0.01 mm होता है। आया बात समझ में क्लियर है? एक डॉप्सन यूनिट। CGPSC 2023 के प्री का पूछा गया क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? तो डॉप्सन से मापते हैं, डॉप्सन यूनिट से अभिव्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा, खास बात यह बेटा कि यह ओजोन जो है
पराबैंगनी किरणों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहां पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। आया बात समझ में, क्लियर है। 90% जो ओजोन होता है बेटा, ओजोन, यह समताप मंडल में पाया जाता है, जिसको हम लोग गुड ओजोन कहते हैं, अच्छा ओजोन कहते हैं, गुड ओजोन कहते हैं, जो समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य की किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक आने से रोकने का काम करेगा। आया बात समझ में। 10% जो ओजोन होता है बेटा, 10% ओजोन, आया बात समझ में, वह क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है। इसको हम लोग बैड ओजोन कहते हैं बेटा, याद रखिएगा। बैड ओजोन इसे ही कहा जाता है जो क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। आया बात समझ में, क्लियर है। तो ओजोन कहां पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का रेंज बेटा जो होता है, यह लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच में होगा, 15 से 35, जिसमें ये दोनों का रेंज है, ये दोनों का। आया बात समझ में, दोनों का, जो कि यहां 18 किलोमीटर से चालू होगा और 15 से 18 तक जो रहता है वो क्षोभ मंडल में। 15 से 35 टोटल है ओजोन का। जैसे मान लो यह मान लो 0 है और ये 18 है, तो ये ओजोन लेयर है, समझ लो। तो ये 15 से मान लो ये चालू हो रहा है, तो 15 से लेकर के 18 तक ये आपका क्षोभ मंडल वाला है। ये पूरा इधर क्षोभ मंडल का एरिया है, पूरा क्षोभ मंडल। तो ये वाला क्षोभ मंडल के दायरे में जा रहा है, ये समताप मंडल के दायरे में जा रहा है। आया बात समझ में। अब कोई सूर्य की किरणों को एब्सॉर्ब करेगा तो उसका तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसलिए समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है बेटा, तापमान बढ़ते जाता है, याद रखना। ठीक, क्षोभ मंडल में ऊंचाई पे जाते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। लेकिन समताप मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगा तापमान भी बढ़ने लगेगा, याद रखना है, ठीक है। तो ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं, डॉप्सन से मापते हैं। अब बात यह आता है बेटा, ओजोन ओजोन को डिप्लेट होने से रोकने के लिए, आया बात समझ में, ओजोन डिप्लेटिंग गैस, ओडीजी गैस कहते हैं बेटा, जो ओजोन परत को प्रभावित कर रहा है, उसमें प्रमुख गैस के रूप में सीएफसी गैस है, याद रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी गैस ओजोन परत को प्रभावित कर रही है पूछा जाए तो बताना है बेटा कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसको मोस्ट रूप से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसको रोकने के लिए कोई बैठक हुआ है क्या, तो बिल्कुल हुआ है, याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह 1987 में हुआ था बेटा, याद रखिएगा। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। आया बात समझ में, क्लियर है। जिसमें ओजोन डिप्लेटिंग गैस के रूप में सीएफसी के ऊपर, आया बात समझ में, विकसित देश और विकासशील देशों में प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है, यहीं पर चिन्हांकित किया जाता है। ठीक, याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, तो बताना है ओजोन परत को विघटित होने से रोकना। आया बात समझ में, क्लियर है। टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर डिप्लेशन, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर डिप्लेशन, सीजीपीएससी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब, 1987 में। यह याद रखिएगा बेटा, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन है बेटा, आया बात समझ में, क्लियर। एकदम काम का चीजों को बता रहा हूं, एकदम तथ्यों को बता रहा हूं, और उतना ही आपको पढ़ना है जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। आया बात समझ में, क्लियर है। इतना चीजों को याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया है। इसका उद्देश्य ओजोन परत को टूटने से या विघटित होने से रोकना।
ओजोन परत को सबसे प्रभावित करने वाली गैस CFC है, जिसका नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेटा। याद रखिएगा, ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। ठीक, 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों में पाया जाता है, लेकिन 90% समताप मंडल में होने के कारण हम यह कहते हैं कि ओजोन परत हमेशा समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, 10% वाला जो है बेटा वह बैड ओजोन कहलाता है। CGPSC मेंस का पूछा गया क्वेश्चन था बेटा कि खराब ओजोन और अच्छा ओजोन में अंतर बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इस प्रकार से एयर पॉल्यूशन को लेकर के चलना था। इस एयर पॉल्यूशन में बेटा, एयर पॉल्यूशन में आया बात समझ में, अधिनियम के रूप में अगर एयर पॉल्यूशन में अधिनियम के रूप में अपने को अगर याद रखना है तो अधिनियम है बेटा 1981 का अधिनियम। किसका अधिनियम? 1981 का जो अधिनियम है वह एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, याद रखिएगा, वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम 1981 याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें कुछ कुछ बातों को बताया बेटा मैंने, ठीक है, याद रखिएगा। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव का खोजकर्ता पूछता है बेटा तो आंसर याद रखना जोसेफ फोरियर। ठीक, अम्लीय वर्षा के खोजकर्ता पूछे बेटा, अम्लीय वर्षा के खोजकर्ता, तो आंसर लगाना बेटा रॉबर्ट स्मिथ, रॉबर्ट स्मिथ। क्रैकिंग गैस, क्रैकिंग गैस किसको बोलते हैं बेटा? तो लगाना आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखना, दम घुटने वाली गैस, दम घुटने वाली गैस पूछे बेटा तो आंसर लगाना कार्बन मोनोऑक्साइड। तापमान बढ़ाने में उत्तरदायी गैस पूछे बेटा तो आंसर लगाना कार्बन डाइऑक्साइड। आया बात समझ में? सम्मेलन के रूप में दो बेटा, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये दोनों पूछे बेटा तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और क्योटो प्रोटोकॉल 10 साल के बाद आएगा 1997। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य या रिलेशन ओजोन से है बेटा, ओजोन से। आया बात? और क्योटो प्रोटोकॉल का रिलेशन ग्रीन हाउस प्रभाव से है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस के रूप में पूछेगा बेटा तो CO2 और इधर मॉन्ट्रियल का गैस के रूप में पूछेगा बेटा तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे ही इतने तथ्यों को पढ़ना है। आया बात समझ में? क्लियर है? क्लियर हुआ क्या क्या प्राथमिक होता है, क्या द्वितीयक होता है, ये सभी चीजों को हमने आज की क्लास में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं बेटा आज की क्लास थोड़ा फास्ट लगा होगा, लेकिन आपके लिए काफी बेहद उपयोगी भी होगा। आया बात समझ में? क्लियर है? याद रखिएगा। तो आज की क्लास में मैंने पूरा आपको एयर पॉल्यूशन को लेकर के चला कि मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन। धान के खेत में कौन सा गैस, मीथेन। CFC समझ में आ गया बेटा, किसमें? ओजोन में CFC को लगाना है, तापमान में CO2 को लगाना है। ठीक है, ये सब के बारे में पूरा मैंने लिखा है। अब बेटा इसको आप लोग फिर से, अगर आप क्रैश कोर्स में हैं तो आप बेटा सुनिए, सुनने के बाद में, क्योंकि क्लासेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट रहेगा, आप सुनते सुनते लिख पाना थोड़ा संभव नहीं है बेटा। आया बात सुनिए, PDF भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए बेटा कि ध्यान मन से आप सुनिए। कोई भी टीचर पढ़ाए उसके बाद बेटा जितना पढ़ाया गया उतना ही समय आप इसको दे दीजिए। आया लिखिएगा, आया बात समझने, और उसके बाद में आप क्या करें, इसको आज ही के आज ही ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको यह प्रतीत होगा कि हाँ यार कि यह क्रैश कोर्स क्लासेस हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आप जानते हैं बेटा इसका प्राइस एकदम नॉमिनल रखा गया है। आया बात समझ में? क्लियर? केवल और केवल 2499 रुपए रखा गया है। ठीक है, बहुत ही कम रखा गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा
आप लोगों को इनका लाभ मिल सके। और हमसे जुड़ने के लिए आपको पटेल ट्यूटोरियल्स का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें जितने भी प्रशिक्षित आपका टीचर है उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आया बात समझ में क्लियर है? तो बहुत नॉमिनल फीस है बेटा, और प्रीलिम्स फरवरी में होना है और अपने को कोर्स भी कंप्लीट करके देना है। इसलिए आप यह नहीं कहिएगा कि क्लासेस फास्ट लग रही है। क्लासेस तो फास्ट होगी, क्योंकि पूरे सिलेबस को 3 महीने में समेटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो कि हम पूरी तरीके से प्रयासरत रहेंगे कि आपके लिए यह काम को हम सही तरीके से आपका समेट करके दे सकें। लेकिन आप कितना इसे फ्रूटफुल बनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा? अभी आपने देखा, देखने के बाद आप इसको नोट्स बनाइए बेटा। इसके बाद आप क्वेश्चन भी लगाने का प्रयास कीजिए। घटना चक्र होगा तो घटना चक्र के माध्यम से, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। क्लियर है? तो आज के क्लास में मैं ज्यादा ना पढ़ाते हुए एयर पॉल्यूशन टॉपिक को पढ़ाया, और यह एयर पॉल्यूशन के नियंत्रण के लिए अधिनियम भी बताया बेटा कि अधिनियम कौन सा है। तो 1981 का अधिनियम लगाया गया है, इस तरीके से था। तो आज के क्लास में एयर पॉल्यूशन वाले टॉपिक को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है बेटा, जिसमें मैंने सभी गैसों के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा, ये सब के बारे में मैंने जिक्र किया। अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं, स्मॉग क्या होता है, पीएन क्या होता है, प्राथमिक कौन, द्वितीयक कौन। आया बात समझ में क्लियर है? ये सभी के बारे में मैंने चर्चा किया है आज के क्लासेस में। क्लियर है? तो चलिए हम लोग कल फिर से मिलते हैं, जिसमें मैं पूरा नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है बेटा, पूरा आपको न्यूक्लियर पॉल्यूशन और साथ ही साथ में वाटर पॉल्यूशन भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं, कल पूरा 12 बजे तक आप लोग को पढ़ाऊंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ भी सकें और ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को ग्रहण कर सकें। ठीक है? चलिए, थैंक यू आज के लिए।